वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो टुडेस आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बहुत बार यूजीसी नेट में पूछे गए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से, और ये पीवाईक्यूज है जो मोस्ट रिपीटेड है। इफ़ यू वांट ए बेस्ट हैंड रिटन नोट्स प्लस नोट्स एमसीक्यूज करंट अफेयर्स ऑन ऑल मटेरियल, सो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, और अगर अच्छी चल रही नहीं है तो आपको लास्ट डेज में क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। मैं आपको सॉल्वर पेपर्स भी प्रोवाइड करवा रही हूँ। इफ़ यू वांट आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड हम चलते हैं हमारे एमसीक्यूज़ की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द गिवन बिलो अप टू स्टेटमेंट गिवन है, वहाँ पर आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट है पैरामेट्रिक स्टैटिक आर मोर यूजफुल दैन द नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स। यानी कि क्या पैरामेट्रिक सांख्यिकी है वो गैर पैरामेट्रिक सांख्यिकी से के अधिक शक्तिशाली है, आपको बताना है यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है पैरामेट्रिक स्टैटिक्स आर अज्यूमिंग फ्री स्टैटिक्स, क्या एक मुक्त धारणा सांख्यिकी है। तो जो इसका आंसर है वो यहाँ पे देखो सब डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू बट सेकंड इज़ फॉल्स। ओके, you can see here option number D is correct. Parametric statistics are based on assuming about the distribution on population from the which of this sample was taken. Non-parametric statistics are not based on assumptions. That is, the data can be collected from the samples and that does not follow as specific distributions. अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपका हाइपोथेसिस है वन है, ठीक है ना, तो टू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है या नल हाइपोथेसिस है, तो यहाँ पे रिजेक्शन और यहाँ पे एक्सेप्टेशंस की कंडीशंस होती हैं, वो आपको पढ़ के जाना है। अभी आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगी आपको, तो आप वीडियो लास्ट तक देखना। सो यहाँ पे बोला है कि पैरामेट्रिक सांख्यिकी जनसंख्या के वितरण के बारे में मान्यताओं पर आधारित होते हैं, या जहाँ पे नमूना लिया जाता था। गैर पैरामेट्रिक सांख्यिकी है जो इस पर आधारित नहीं है, इसमें डेटा को ऐसे नमूने से एकत्रित किया जा सकता है जिसमें विस्तृत विवरण का पालन नहीं करता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। अब यहाँ पे आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन सा आता है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताओ कौन सा टेस्ट है जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में नहीं आता है। आपको यहाँ पे इन सब का नाम दे देंगे, मतलब इनमें से एक दे देंगे और इन सब का नाम दे देंगे, तो फिर पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो आपको सभी का नाम पता होना चाहिए। जैसे कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट याद कर लो आप, जैसे मान लो मन व्हीटली का टेस्ट हो गया, ठीक है ना, वीकॉल्ड साइन रैंक का टेस्ट हो गया, क्रिस्कल वेल्स टेस्ट हो गया, फ्रीडमैन अनोवा हो गया, और भी इसके अंदर आते हैं। इसमें पैरामेट्रिक टेस्ट में देखो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हो गया, पेयर सैम्पल टेस्ट हो गया, वन वे अनोवा हो गया, वन वे रिपीट अनोवा मेजरमेंट हो गया। ठीक है ना, स्मॉल टेस्ट टी टेस्ट को स्मॉल टेस्ट के स्टूडेंट्स टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जेड टेस्ट हो गया। ये सभी अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो मेरे नोट्स के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। बहुत ही बेसिक से नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको। एक एक चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करके लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि आपको हैंड रिटन है तो रॉन्ग मिलेगा, एक भी अक्सर वहाँ पे रॉन्ग नहीं मिलेगा, मतलब बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पैरामेट्रिक स्ट्रक्चरल tests are generally or considered more powerful than non-parametric tests when their assumptions are met. सो यहाँ पे बोला गया है कि अभी जस्ट मैंने बताया कि फर्स्ट कंडीशन थी वो ज़्यादा अच्छी, मतलब ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे मोर पावरफुल बताया गया है। दिस मीन दे आर मोर लाइकली डिटेक्टेड स्टैटिकली और सिग्निफिकेंस इफेक्ट when one truly exists, assuming that the data align and with the test and assumption according to the paper parametric with the non-parametric statistical test. आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो लास्ट 3 ईयर्स हैं इनमें प्लेगरिज्म जो है उससे बहुत सारे सवाल बने हैं। प्लेगरिज्म का मतलब होता है साहित्य चोरी। दिस सॉफ्टवेयर इज़ अ प्लेगरिज्म चेकर। तो आपको बताना है कि कौन से सॉफ्टवेयर से हम साहित्य चोरी की जांच करते हैं। तो वो होता है यहाँ पे टर्निटन।
टर्निटिन, ठीक है। टर्निटिन है सॉफ्टवेयर का नाम है जिससे हम प्लेगरिज्म का चेक करते हैं, ठीक है। अब आपको जो पढ़ के जाना है वो पढ़ के जाना है रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है ना। आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो रिसर्च डिज़ाइन में आप देख सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इन द रिसर्च डिज़ाइन सिग्निफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि शोध डिज़ाइन में प्रायोगिक उपचार निम्नलिखित में से किसका संकेत देता है। तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि स्वतंत्र चर में हेरफेर, ठीक है ना। तो इसी अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, कितने प्रकार के रिसर्च के डिज़ाइन होते हैं। चलो, दिस इज़ द फर्स्ट डिज़ाइन टाइप। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट डिज़ाइन का जो टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। अब इसमें क्या रखा गया है, इसका नाम है हिंदी में वर्णनात्मक डिज़ाइन। देखो यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। सो मेरे ओल्ड वीडियोज़ है वो आपको बाईलिंगुअल ही मिलने वाले हैं। दिस डिज़ाइन इज़ यूज टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब एंड फिनोमेना on its naturally occurring state and aim to provide an accurate representation of a situations of group of peoples, यानी कि इस डिज़ाइन का उपयोग किसी भी घटना को उसकी स्वाभाविक स्थिति को में देखने और वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी स्थिति लोगों के समूह का सटीकता प्रतिनिधित्व का प्रदान करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। आई होप कि इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ आप डिस्क्राइब करते हो, वर्णन करते हो, उसी को कहते हैं डिस्क्राइब डिज़ाइन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। हियर इज़ ऑब्जेक्टिव इज़ टू इस्टेब्लिश कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो प्रायोगिक डिज़ाइन है इसका उद्देश्य कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पढ़ लेना कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आप किससे पूछ सकता है वन लाइनर का फॉर्मेट करके भी कि क्या कारण और प्रभाव का संबंध स्थापित करता है। तो आप बोलोगे कि हाँ करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, यह स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे मैनिपुलेटिव वन ऑफ मोर वेरिएबल ऑब्जर्व दिस इफेक्ट ऑन द सम बिहेवियर कंडीशन दैन द मेजर ऑफ दिस इफेक्ट्स। अधिक जो है वो चरों में हेरफेर करता है, किसी व्यवहारिक स्थिति में इसका प्रभाव को देखता है। सो ये था आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। नेक्स्ट इज द कोरिलेशन डिज़ाइन। थर्ड इज कोरिलेशन डिज़ाइन। दिस रिसर्च डिज़ाइन एग्जामिनेशन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। अब देखो हमने बीकॉम में भी पढ़ा है एंड एमकॉम में भी पढ़ा है कि जो कोरिलेशन जो वेरिएबल्स होते हैं या डिज़ाइंस होते हैं या फिर स्टैटिक्स होते हैं वो दो चरों के अंदर किया जाता है, ठीक है, ये सभी को पता है। तो अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आपको स्टैटिक्स पढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सहसंबंधी डिज़ाइन, ये शोध डिज़ाइन दो या दो से अधिक चरों के संबंध में जांच करता है, तो वो क्या होता है कोरिलेशन डिज़ाइन है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ लो। Next is the quasi-experimental design. This design is resemble experimental design but lack of elements of random assignment to treatment of और कंट्रोल। यहाँ पे बोला है कि अर्ध प्रायोगिक डिज़ाइन एक डिज़ाइन प्रायोगिक डिज़ाइन जैसा दिखता है। इसमें उपचार और नियंत्रण के लिए यादृच्छिक असाइनमेंट के तत्व का अभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं केस स्टडी डिज़ाइन। फिफ्थ नंबर क्या है, केस स्टडी डिज़ाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5 स्टार लगा लेना क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। केस स्टडी डिज़ाइन दिस इज़ इन्वॉल्व इन डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब केस स्टडी जैसे मान लो कि सपोज दैट कि कोई सीआईडी टीम है तो वो केस लेती है अपने हैंड ओवर, मतलब केस लेती है अपने हैंड में, और वो जब क्या करती है अपने हाथों में जब केस लेती है, मतलब केस कोई सा भी लेती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है इन डेप्थ में जाके, ठीक है ना। जैसे मान लो कहीं पे मर्डर वगैरह हो गया तो वहाँ पर क्या करती है एक एक चीज़ का सुराग ढूंढती है वो। तो यही होता है केस स्टडी डिज़ाइन में, इससे कोरिलेट कर लेना। तो यहाँ पे आप मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करना, वो भी कहाँ जाके इन डेप्थ में जाके, गहराई में जाके। द सिंगल इंडिविजुअल्स ग्रुप और इवेंट्स, ठीक है ना, जो जैसे मान लें समूह, घटना, व्यक्ति, सभी के अंदर ये क्या करता है केस स्टडी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। दिस इज़ द केस स्टडी डिज़ाइन। आई होप कि याद रहेगा इस ट्रिक से।
नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन। दिस इज डिज़ाइन इन्वॉल्व्स अ मेथड्स ऑफ रिसर्च टिपिकली यूज्ड इन द सोशल साइंस एंड फॉर साइकोलॉजी एंड। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा मैं बता देती हूँ कि अनुदैर्घ्य डिज़ाइन क्या होता है। समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और महामारी विज्ञान के आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति, शोध पद्धति शामिल होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। द क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन स्टडी डिज़ाइन क्विकली। अब ये क्या करता है कि जो अध्ययन करता है डिज़ाइन का, वो विशेष समय पर अध्ययन करता है और जल्दी से ही मापता है ये हर चीज़ को। तो इसमें बोला गया है क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिसर्च पेपर इन द APA स्टाइल्स राइटिंग रिसर्च पेपर ऑफ रेफरेंस इन अ जर्नल। अब देखो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं UGC नेट पे। अभी जो पैटर्न जो चल रहा है ना, वो इसी टाइप से चल रहा है कि आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं। मतलब न्यू पैटर्न यही आ गया है कि आपको ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन याद करना है। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर आपको लगाना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। सबसे पहले ऑर्डर आएगा यहाँ पे लास्ट नेम ऑफ ऑथर, ठीक है, लास्ट नेम ऑफ द ऑथर। फिर आएगा टाइटल ऑफ द आर्टिकल, फिर आएगा नेम ऑफ द जर्नल, जो भी जर्नल में आप पब्लिश कराना चाहते हो, और कितने पेजेस हैं वो पेजेस नंबर्स, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, BADC, जिसमें APA स्टाइल राइट किया जाता है रिसर्च पेपर रेफरेंस और इन द जनरल। सो अमेरिकन देखो APA का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, आ सकता है। APA का होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस, ठीक है ना, स्टाइल ऑफ द कॉमनली यूज फॉर दिस। अब देखो यहाँ पर जो है वो अच्छे से बताया गया, लास्ट नेम ऑफ ऑथर, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, नेम ऑफ द जर्नल, पेज ऑफ नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग P वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिकल ऑफ नल हाइपोथेसिस इज लाइकली टू बी रिजेक्टेड। अब यहाँ पे बताओ कि कितना % चांस होता है नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट का। ऑप्शन नंबर आपको बताने हैं यहाँ पे कि कौन सा करेक्ट होगा। सो ऑप्शंस आपके पास में गिवन है। देखो A है या फिर B है, चूज़ करना है आपको। A है या फिर C है, B है या C है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, A और C ओनली। देखो रिजेक्शन की यहाँ पे नल हाइपोथेसिस की वो चांसेस होती है, ठीक है। ये करेक्ट दिया हुआ है इसके अंदर आंसर। अब आप मत कहना कि मैम 0.5 होती हैं, वो हाइपोथेसिस में होती है इस तरीके से वो रिजेक्शन होती है 0.5 इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पर दे रखा है रिजेक्शन ऑफ दिस P वैल्यू में रिजेक्शन क्या होता है, तो वो होता है इस तरीके से 0.0838 और ऑफ द 2%, ठीक है। और जब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस की बात की जाए, दैट इज़ अज्यूमिंग 5% आपको अज्यूम करके चलना है, और इसकी जो वैल्यू होती है 0.05, ठीक है ना। ओके, आप वीडियो पॉज करके एक बार तो इसको पूरा पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पे देखो पूरा बताया गया है 38.2% और 0.46%। P वैल्यू इज़ well above of the 5% threshold, indicating that is observed data is quite quickly like under the null hypothesis, ठीक है। और 0.02 below the 5% threshold, indicating that observed data unlikely null hypothesis were true, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन,
किसी ने भी किसी ने भी स्टैटिकल पढ़ा है तो वो उसका आंसर करेक्ट दे सकता है। नल हाइपोथेसिस इज़, क्या होता है नल हाइपोथेसिस? तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, when there are no significance between the variables। यहाँ पे बोला है when there is no difference between the variables, this is correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए रिसर्चर रिजेक्ट ट्रू नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को किसको डिनोट करता है? H0 से। हिज हर स्टडी एंड एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं H1 से। व्हाट इज टाइप इज लाइकली, तो आपको बताना है कि कौन सा टाइप होता है। तो देखो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर, ठीक है ना। अब टाइप 1 एरर क्या होता है? व्हेन इज द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड यू रिजेक्ट इट, जब आप रिजेक्ट कर देते हो तो वो क्या होता है? वो टाइप 1 एरर, मतलब नल हाइपोथेसिस करेक्ट है और आपने उसको ट्रू, मतलब उसको आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो टाइप 1 एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथेसिस दैट अल्टरनेटिव टू द नल हाइपोथेसिस इज रिप्रेजेंट। मैंने जस्ट अभी आपको बताया ही है कि नल हाइपोथेसिस को हम किससे, यहाँ पे जो अल्टरनेटिव होता है इसका, उसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहाँ पे H1 से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a researcher has test of hypothesis whether of difference between the measure of two groups of significance she and he will use। सो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जब डिफरेंस किया जाता है टू हाइपोथेसिस में तो कौन सा यहाँ पे सिग्निफिकेंस होता है, कौन सा हम टेस्ट यूज़ करते हैं, तो वो आ जाता है स्टूडेंट टी टेस्ट, ठीक है ना। इसके अंदर ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। आई होप कि आपको क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नोट्स लेना है तो भूलना नहीं है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। आपको 50% डिस्काउंट के साथ में आपको बहुत कुछ मटेरियल दिया जाएगा जो कि आपको हेल्पफुल करेगा यूजीसी नेट क्रैक करने में। सॉल्वर पेपर्स तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ, तो प्लीज़ आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो टेस्ट होता है हमारा, वो नाम किसने दिया था यहाँ पे? विलियम सीले गोसेट ने दिया था यहाँ पे, स्टूडेंट नेम का जो दिया था। और ओरिजिनली यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट किया गया था 1908 से, यानी कि 1908 में ये। और स्टूडेंट्स टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस वो उन्होंने लाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टेस्ट किसने यहाँ पे लाया है, क्योंकि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आया हुआ है क्वेश्चन। मैं जितने भी आपको यहाँ पे एक एक वर्ड जो बोल रही हूँ ना, ध्यान से सुनना। ये जो है वो पूछा गया है मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में कि कौन सा टेस्ट कौन लेके आया है, तो आपको ये भी भटकी जाना है, ठीक है ना। आपको मिस नहीं करना है। अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है तो इन डेप्थ में जाके आपको पढ़ाई करनी होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आप मुझे बता देना कमेंट में कि आपको कौन से क्वेश्चंस पे आपको लेक्चर चाहिए, कौन सी यूनिट पे आपको चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। और मैंने नंबर सीरीज़ का प्रोवाइड करवा रखा है क्लासेस, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखना। अभी 2-4 दिन पहले अपलोड किया है मैंने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।